सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने अपना 10th और 12th का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। इस वक्त मैं बैठा हूँ हर्ष कॉन्वेंट स्कूल की बिल्डिंग में और मेरे साथ मौजूद है प्रबलीन कौर, जिन्होंने 12th क्लास के अंदर आर्ट्स की स्ट्रीम में 96.4% मार्क्स गेन किए हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि उनकी स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या थी हर सब्जेक्ट को लेके और उनका पढ़ने लिखने का तरीका क्या था। सबसे पहले तो प्रबलीन, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं और आप यहीं लोकल से हैं या कहीं बाहर से ट्रैवल करके स्कूल आते हैं, कैसे करते हैं? सर मैं यहीं पे रहती हूँ। पहले हम थर्मल में रहते थे। 12th की स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे और मेरे पापा थर्मल में टेक्नीशियन है और मम्मी हाउसवाइफ है और हम लोग एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और मेरा एक छोटा भाई है हमारी फैमिली में। हम लोग 4 ही जने हैं हमारी फैमिली में। आपका जो स्टडी का रूटीन था, आपका जो स्टडी का पूरा रूटीन, आप किस समय सुबह उठते थे, कितना टाइम आप सेल्फ स्टडी करते थे, कितना टाइम आप किसी और से हेल्प लेके पढ़ते थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि हर बच्चे का जो रूटीन होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है और हर बच्चे के मार्क्स भी फिर उसी हिसाब से आते हैं। आप अपने रूटीन के बारे में बताओ कि ये जो आपने रिज़ल्ट अटेन किया है, ये जो आपने रिज़ल्ट ला के दिखाया है, उसके पीछे आपका क्या रूटीन था और उस रूटीन ने आपको किस हिसाब से आपको फ़ायदा दिया? सर सबसे पहले तो मैंने कोई कोचिंग वगैरह या ट्यूशन वगैरह किसी की हेल्प नहीं ली। स्कूल के टीचर्स की हेल्प ली, गूगल की, यूट्यूब की हेल्प से कर लिया और एनसीईआरटी पे मेन फोकस रखा, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही, क्योंकि सीबीएसई का सारा एग्ज़ाम आता है तो उसमें एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया, उसके हर वर्ड का मतलब देखा, उसको बार बार रिवाइज़ किया। जो टीचर्स हमें टेस्ट वगैरह देते थे उसको काफ़ी सीरियस लिया, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करी और जितने भी प्री बोर्ड्स वगैरह हुए थे उनमें भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करी और जिसमें लगता था कि ठीक है ये गलती है, वो गलती को ध्यान में रख के उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव किया। और स्पेशल मैंने फोकस आंसर राइटिंग पर अपनी प्रेजेंटेशन पे भी रखा एग्ज़ाम के टाइम पे। और मतलब जब एग्जामिनेशन रूम में हम बैठे थे तो एक चीज़ मैं घर से सोच के गई थी कि स्ट्रेस नहीं लेना है, अगर स्ट्रेस लूँगी तो जो आता होगा वो भी भूल जाऊँगी। तो जो था मतलब ऐसे काम माइंड से किया सारा कुछ और जितना आता था उसको अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाया कि, और फैक्ट्स वगैरह अच्छे से लिखे और ज़्यादा फोकस अपना एनसीईआरटी पे रखा, ज़्यादा और रिसोर्सेज की हेल्प नहीं ली क्योंकि एनसीईआरटी मेरे को इनफ लगी। और बाकी गाइड वगैरह में से अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ क्वेश्चन वगैरह देख लिए, पीवाईक्यूज़ कर लिए, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर ली, ऐसे किया। ओके, आपने जो स्कूल का टाइम होता है, जैसे स्कूल कम से कम 5.5-6 घंटे स्कूल लगता है, स्कूल के बाद में जब आप घर जाते थे तो अपने सेल्फ स्टडी के टाइम को और स्कूल के टाइम को आपने कैसे डिफरेंशिएट किया? क्या आपको स्कूल का जो टाइम था और घर जाके जितना आप सेल्फ स्टडी करते थे उसके अंदर कुछ डिफरेंस लगा, या आपको ऐसा लगा कि भाई मुझे अगर सेल्फ स्टडी का ज़्यादा टाइम मिलता तो मैं ज़्यादा अच्छा कर लेती, या फिर स्कूल के अंदर मुझे ज़्यादा टाइम मिलता तो मैं ज़्यादा अच्छा कर लेती? सर एक्चुअली सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह अगर आप रीड करोगे तो आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे किया था कि जैसे स्कूल का कोई होमवर्क वगैरह होता था वो कंप्लीट करने के बाद उसके बाद जैसे शाम को 1-1.5 घंटा स्टडी किया, उसके बाद रात को 1-1.5 घंटा स्टडी किया। मतलब ऐसे ज़्यादा बर्डन नहीं आने दिया खुद पे, बहुत ज़्यादा नहीं किया कि इतना ज़्यादा 4-4, 5-5 घंटे पढ़ना है। मैंने 3-3.5 घंटे एक दिन में एवरेज रखा और एग्ज़ाम्स के टाइम पे ऑफ कोर्स वो बढ़ गया था, 8 से 9 घंटे भी हो गया था, 10 घंटे भी हो जाता था कभी कभी। पर मतलब ऐसे थोड़ा काम माइंड से फ्री होके करने की कोशिश करी और ऐसा है कि हाँ सेल्फ स्टडी को ज़्यादा उस पर प्रायोरिटी पे रखा और मेरे को लगता है सेल्फ स्टडी की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट आई है और मार्क्स गेन करने में हेल्प हुई है। आपने अपनी तरफ से कोई टाइम टेबल बनाया या कोई किसी सब्जेक्ट को लेके आपने कोई नई स्ट्रेटजी बनाई, या फिर आपने जो जिस हिसाब से आपको टीचर्स बोलते थे आप उन्हीं बातों को फॉलो करते गए? सर मैंने टीचर्स की बातों को तो ऑफ कोर्स फॉलो किया था। मतलब जो भी टीचर्स बताते कि आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए या उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज़ बताई कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं या किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन उसके अलावा मतलब जो मेरे को लगा कि कोई सब्जेक्ट में मेरा कोई वीक पॉइंट है तो उस पर मैंने अपने हिसाब से थोड़ा करना चाहा। जैसे मतलब हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट था तो मेरे को हिस्ट्री से डर लगता था, जैसे घबराहट होती थी। तो एग्ज़ाम्स के टाइम पर मैंने सारा सिलेबस पूरा करने की मतलब ऐसा नहीं रखा, पर मैंने सिर्फ ऐसा किया जो टॉपिक्स मेरे को आते थे उनको अच्छे से रिवाइज़ किया और पीवाईक्यूज़ वगैरह देखे कि अच्छा ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रखा।
और उनको बार बार रिवाइज़ किया जिससे कि ज़्यादा अच्छे से हो सके। अच्छा, और जैसे आप बता रहे हो कि हिस्ट्री को लेके आपको हिस्ट्री का सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा वास्ट लगता था, तो हिस्ट्री के अदर आपको ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस जो थे आपने फेस किए और उनको कैसे ओवरकम किया आपने? सर सबसे पहले मतलब अगर सेशन के स्टार्टिंग में देखें तो मेरा वीक पॉइंट था आंसर राइटिंग में, मेरे को बहुत दिक्कत आती थी। और हमें हमारे टीचर्स ने बोला था कि अगर आपका आंसर राइटिंग परफेक्ट होगा तो मतलब ईजी है, इट्स वेरी इजी। तो धीरे धीरे विद टाइम जैसे जैसे टेस्ट होते रहे, प्री बोर्ड्स भी हमारे काफ़ी सारे हुए थे, तो उनमें आंसर राइटिंग पे मैंने फोकस किया। और मतलब फाइनल एग्ज़ाम से पहले भी हमें 1 महीना मिला था खुद प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसमें मैंने देखा कि आंसर राइटिंग पे कैसे अच्छे से फोकस करूँ। उसके अलावा यही था कि फैक्ट्स वगैरह, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ थी सब्जेक्ट, तो फैक्ट्स वगैरह काफ़ी होते हैं याद करने, तो उनको रिवीजन के साथ बार बार रिवाइज़ करने की वजह से फैक्ट्स वगैरह मतलब ऐसे अच्छे से याद रहे, जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स में अच्छा हो पाया। हिस्ट्री के अलावा और कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगता था, या फिर कोई और ऐसा सब्जेक्ट था जिसके लिए आपने बहुत कम मेहनत की, जिसमें आप पहले से आपने थोड़ी एक्सपर्टाइज हासिल कर रखी थी? नहीं सर, ऐसा एज सच तो कोई सब्जेक्ट नहीं था मतलब जिसमें ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा आसान लगता था। सारे सब्जेक्ट्स को बराबर का टाइम दिया था। पर ज्योग्राफ़ी मैंने स्टार्टिंग से पढ़नी स्टार्ट रखी थी एकदम ईयर के स्टार्टिंग से, और ज्योग्राफ़ी को मैंने मतलब काफ़ी अच्छे से स्टार्टिंग से किया था। तो एग्ज़ाम्स के टाइम पे आके ज्योग्राफ़ी ने मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं दी, और मतलब इतना स्ट्रेस भी नहीं हुआ, और ज्योग्राफ़ी में काफ़ी अच्छा स्कोर आया था मेरा। और बाकी सब्जेक्ट्स को भी ऐसा नहीं है कि नेगलेक्ट कर दिया, या फिर जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है या जो वीक है सिर्फ उस पर काम किया। बाकी जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे पता है कि थोड़ी मेहनत करूँगी तो उनमें भी स्कोर अच्छा हो जाएगा, उन पे भी, जैसे इंग्लिश को लोग मोस्टली नेगलेक्ट कर देते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं करना है, उससे स्कोर अच्छा होता है। तो उसको भी मतलब अगर विद थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाए तो बढ़िया रहता है। जैसा आपने बताया कि ज्योग्राफ़ी को आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा, शुरू से लेके उसे पढ़ा, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको मोटिवेटेड रखती थी? क्योंकि ऐसा होता है कि हमने देखा है कई बार स्टूडेंट या फिर कोई और भी इंसान हो कि अगर किसी काम को लेके लगातार उस पे काम करता है तो बीच में ऐसा टाइम आता है कि जिसमें वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। तो आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती थी सबसे ज़्यादा, या फिर कोई ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसी बुक जो आपने पढ़ी हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था? नहीं सर, ऐसा ऐसा एज सच तो ना तो मैंने कोई बुक पढ़ी थी, पर द थिंग इज़ कि मार्क्स अच्छे आ रहे थे ज्योग्राफी में तो और ज़्यादा मोटिवेशन आती थी। जैसे टेस्ट वगैरह में ज्योग्राफी में मार्क्स आ रहे थे तो मोटिवेशन आती थी, और कुछ पहले से खुद का इंटरेस्ट था ज्योग्राफी में, तो इसीलिए मैंने आर्ट्स ऑप्ट करी थी। मतलब ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो उसकी वजह से बस वो उसी इंटरेस्ट की वजह से काफ़ी हेल्प हुई, मतलब ज्योग्राफी को ऐसे कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहने की। ऐसे डीमोटिवेशन कभी भी फील हुआ नहीं उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर। आपके टीचर्स और आपकी फैमिली, या फिर आप किसी और को अगर क्रेडिट देना चाहो कि मेरा ये जो स्कोर आया है, इनके अंदर किस किस का कंट्रीब्यूशन है, और आप इन्हें कैसे देखते हैं कि आपकी जो स्कोर आया है इसके अंदर उन लोगों ने कैसे आपको हेल्प किया है? सर सबसे पहले तो पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने मतलब कभी भी ऐसे स्ट्रेस भी होता है या फिर अगर कभी लगता भी ना कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने ऐसे कभी भी बर्डन नहीं डाला कि तेरे को इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं। उन्होंने बोला जितने आते हैं हम लोग सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, और मतलब तू अपना बेस्ट दे। उन्होंने ऐसे कभी परेशान होने ही नहीं दिया। और टीचर्स ने भी बहुत हेल्प करी, सिलेबस के साथ भी, डाउट्स वगैरह भी बहुत पूछे। पर्सनली भी अगर हम पूछते थे टीचर्स को डाउट वगैरह, मतलब आफ्टर स्कूल आवर्स, तो भी वो हेल्प कर देते थे। ऐसा नहीं है कभी उन्होंने मना किया हो। और फ्रेंड्स ने भी मेरे को काफ़ी मदद करी, मतलब अगर ऐसा ही कि स्ट्रेस है तो फिर उनसे बात कर लो, वो मूड अपलिफ्ट करवा देते थे। तो पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है कि आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया था जो बाकी लोगों ने नहीं किया, जिस वजह से आपका इतना अच्छा स्कोर आया और बाकियों का नहीं आया? सर खुद पे भरोसा, मतलब ऐसे लोगों की बातों में ना आना, या फिर ऐसा खुद पे ना बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना कि इतने मार्क्स आने चाहिए या मेरे को ऐसे करना है। थोड़ा फ्री माइंड होके पढ़ा। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मोस्टली ऐसा होता था कि कोई भी दिन ऐसा गया नहीं है, आधा घंटा तो आधा घंटा भी मैंने मतलब बुक उठाई, पढ़ाई करी है। और ऐसा मतलब थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ा खुद पे भरोसा, हार्ड वर्क, और थोड़ा स्ट्रेस फ्री दिमाग। और मेन चीज़ एग्जामिनेशन के टाइम पे जब आप सेंटर में बैठे हो, जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आपका दिमाग, आप बहुत काम हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मतलब जितना एक्सपेक्टेड है उससे भी अच्छा जाएगा। मेरा तो यही मानना है। ओके, जैसे आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपने जो एग्ज़ाम राइटिंग की स्किल्स हैं उन पे काम किया, और आप
उस चीज़ को लेके आपने नया क्या सीखा? जैसे आप एक तो पहले एग्ज़ाम देते थे और आपने जैसे बताया कि मैंने इस स्किल को और ज़्यादा ग्रूम करने के लिए उस पे काम किया। तो आपको उससे नया सीखने को क्या मिला, या फिर आप उसके बारे में कोई टिप देना चाहेंगे? कोई बच्चा एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करे या फिर आंसर राइटिंग करे तो वो कैसे करे? एक तो सबसे पहले आंसर्स हमेशा पॉइंट्स में होने चाहिए, और आंसर्स में आप चाहे अपने व्यूज़ लिखो, पर जो टर्म्स होती हैं, जो एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टर्म्स हैं, जो उसके मतलब एक एसेंस है, वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए चीज़। और आप जितना सब हेडिंग्स में, जितना सब पॉइंट्स में बना के आंसर लिखोगे, जितना आप अपने आंसर में फ़्लो चार्ट्स बनाओगे, उतना आपका आंसर अच्छा लगेगा। और मतलब ऐसा होता है कि आप अपने आंसर को जितना ज़्यादा सुंदर और जितना ज़्यादा एग्जामिनर के लिए इजी बना के रखोगे, आप एग्जामिनर उतने ज़्यादा मार्क्स देता है। तो मतलब सब पॉइंट्स ज़्यादा हों, फ़्लो चार्ट्स हों, डायग्राम्स वगैरह हों, मैप्स वगैरह हों। थ्रू आउट द ईयर आपको किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन महसूस हुआ? जैसे कई बार आजकल क्या होता है कि ज़्यादातर टीनेजर्स बच्चों के अंदर ये सोशल मीडिया का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। अगर वो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं तो 2-2 3-3 घंटे तक वो नहीं छोड़ते हैं। वो उसी को लेके यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे उसी को देख देख के अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर सोशल मीडिया यूज़ करते थे तो कितना करते थे, या फिर आपने नहीं किया और उस चीज़ का आपको अच्छा रिज़ल्ट मिला? सर, सोशल मीडिया मैं सही बताऊँ तो मैंने यूज़ किया था, मतलब, पर ऐसा है कि बीच में एक बार मैंने बंद कर दिया था जब मेरे को लगा कि अब थोड़ा फोकस करना ज़्यादा चाहिए। और स्कूल में भी कोई इवेंट्स वगैरह होते थे तो मैं पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन, मतलब स्क्रीन टाइम ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा होता था। जैसे अगर सारा कुछ मिला के, जैसे अगर स्टडी वगैरह का भी अगर कोई टीचर्स मटेरियल भेजे तो 2 3 घंटे होता था नॉर्मली, जैसे स्कूल आवर्स भी होते थे उसके साथ। और ऐसा ही है कि अगर सोशल मीडिया पे तो ऐसा 1.5 घंटे से ज़्यादा अगर ना ही स्पेंड करो तो इट्स मच बेटर। तो उसके लिए आपको आपका फ़ोन जैसे साइड में रख के, जब आप पढ़ने बैठे हो तो अपना फ़ोन साइड में रखो, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होते हैं, मतलब बहुत हेल्प होती है, फोकस करने में बहुत आसानी होती है। और अगर आपको लग रहा है कहीं पे बीच में कि हाँ एक टाइम पे बंद कर देना चाहिए, मतलब, तो एक बार आप बंद करके देख लो, उससे फिर ज़्यादा हेल्प होती है और फोकस ज़्यादा बना रहता है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी जैसे 12th क्लास आपने पास कर ली, बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास किए, अब आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है? सर, मेरे को इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी इंटरेस्ट है, और मेरे को 11th में ही पता चला था इस बारे में, और तो आई वांट टू बी लेक्चरर इन दिस फील्ड। ओके, यू वांट टू बी लेक्चरर इन दिस फील्ड। ओके, तो आपने जैसे बताया कि सोशल मीडिया के क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, तो अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहें कि आने वाले टाइम में, क्योंकि 10th के भी बोर्ड्स लगातार होते हैं, 12th के भी बोर्ड्स लगातार होते हैं, तो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें और कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और कैसे अपने आप को फोकस रखें, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, एक तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी, बहुत बार ऐसा होता था कि न्यूज़ आ रही है, ये न्यूज़ आ रही है, वो न्यूज़ आ रही है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। आपको पता है आपकी क्या वीकनेसेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आप उस पर काम करो। आप देखो, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सोशल मीडिया पर आप बिल्कुल हर चीज़ पर बिलीव कर रहे हो तो वो मेन डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है, तो वो ना करो। और एक आपका फ्रेंड सर्कल, आपके जो आसपास लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए, ऐसे मोटिवेटिंग होने चाहिए, जो आपको भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करें और ख़ुद भी पढ़ें, और मतलब डिस्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस फ्रेंड से भी होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपके फ्यूचर के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपने जो जो गोल्स अपनी लाइफ में सेट कर रखे हैं उन्हें आप बहुत जल्दी हासिल करें। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।